अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल होने के ऐलान के बाद पाकिस्तान पर 19% टैरिफ्स आयद हो गए हैं, जिसका मतलब है कि जो पाकिस्तानी मसनूआत अमरीका एक्सपोर्ट की जाएंगी उन पर 19% ड्यूटी या टैक्स आयद किया जाएगा। और अहम बात यह कि पाकिस्तान पर सदर ट्रंप ने इब्तिदाई तौर पर 29% टैरिफ्स आयद कर दिए थे, जो पाकिस्तान के साथ मुआहदे के बाद कम करके 19% कर दिए गए हैं। और ये टैरिफ भारत के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक और पाकिस्तान के तिजारती हरीफों के तकरीबन बराबर ही हैं। अमरीकी सदर पहले ही भारत पर 25% टैरिफ्स और रूस से तेल और हथियार खरीदने पर जुर्माना आयद करने का ऐलान कर चुके हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। और भारत में अमेरिका से ताल्लुकात और सदर ट्रंप के रवैये पर मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद हो रही है और सदर ट्रंप को जवाब देने का मुतालबा किया जा रहा है। मगर खबर सामने आई है कि भारत अमेरिका को जवाब देने के बजाय उसे मनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ आयद करने के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया गया है, जबकि इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ आयद किया गया है। अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की किन शराइत को कबूल करते हुए ट्रेड डील मुकम्मल की है। इसकी पूरी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। के मुताबिक पाकिस्तान की सिनर्जी को अक्टूबर से विटोल से 10 लाख बैरल अमरीकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगी। अमरीकी क्रूड ऑयल अगले चंद हफ्तों में ह्यूस्टन से लोड होगा और अक्टूबर के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगा। डील के तहत टेस्ट स्पॉट कार्गो कमर्शियली वायबल है। पाकिस्तानी हुकूमत तो इस ट्रेड डील पर मुतमईन नजर आ रही है और इसे कामयाबी करार दे रही है, मगर दूसरी जानिब ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% भारी टैरिफ्स और जुर्माना आयद किए जाने के बाद भारत में मोदी हुकूमत दबाव में है। अपोजिशन तो कड़ी तनकीद कर ही रही है, मगर बैनुल-अक़वामी मीडिया तक सवाल उठा रहा है कि आखिर सदर ट्रंप अपने दोस्त वज़ीर आज़म मोदी को इतनी मुश्किलात में क्यों डाल रहे हैं। आखिर मोदी और ट्रंप की दोस्ती में इतनी बड़ी दरार कैसे आ गई। इस हवाले से ब्लूमबर्ग के लिए मिहिर शर्मा के तज्जिये के मुताबिक भारत में बहुत से लोगों ने सदर ट्रंप के दोबारा इंतखाब के बाद ये तवक्को की थी कि अब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे, मगर अब वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या गलत हो गया कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ मनफी बयानात और इकदामात का सिलसिला शुरू कर दिया। भारत में पॉलिसी साज अब इस संगीन और नापसंदीदा सच का इदराक कर रहे हैं कि क्या भारत अपनी जियोपॉलिटिकल अहमियत को ज़मीनी हक़ाइक़ से ज़्यादा ही समझ बैठा था। सदर ट्रंप की तरफ से टैरिफ की धमकी एक बड़ी धमकी थी। भारत पर 25% टैरिफ फिलिपाइन और इंडोनेशिया पर लगाए गए 19% के टैरिफ से ज़्यादा है और 15% के उस टैरिफ से तो बहुत ही ज़्यादा है जो अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन, कोरिया और जापान जैसे अपने इत्तेहादियों पर लगाए हैं। भारत सोचता था कि वो अमेरिका के लिए इतना अहम है कि अमेरिका उसे अपने तवील मुद्दती इत्तेहादियों के मुकाबले में एक बेहतर डील देगा और वो एक ऐसी डील होगी जिसमें अमेरिका उन रुकावटों को भी नज़रअंदाज कर देगा जो भारत ने अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के गिर्द खड़े किए हैं। और अब अगर भारत अमेरिका को ज़्यादा ऑफर नहीं करता तो हो सकता है कि ट्रंप भारत पर अपनी धमकी से भी ज्यादा टैरिफ आयद कर दें। आर्टिकल के मुताबिक भारत को यह एहसास करने में देर लग गई कि उसका अमेरिका में असल में बहुत कम लेवरेज मौजूद है। अमेरिका चीन को टैरिफ्स में एक और तोसी इसलिए दे रहा है क्योंकि चीन के पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिससे वो अमेरिकी मईशत के लिए ख़तरा बन सकता है और उसे धमका सकता है, जबकि यूरोपीय और ईस्ट एशियन ममालिक अमेरिकी हथियारों की खरीदारी या फिर अमेरिका में सरमायाकारी का वादा करके अपना रास्ता निकाल रहे हैं। मगर भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे वो या तो अमेरिका को धमका सके या फिर उसे रिश्वत दे सके। सालों से भारत अपने असल मुआशी वजन से ज्यादा लेवरेज हासिल करता आया है और उसमें एक किरदार अमेरिका से उस खामोश वादे का भी था कि भारत चीन को रोकने की अमेरिकी कोशिशों का हिस्सा बनेगा। मगर साथ ही भारत को लगता था कि अमेरिका से कुर्बत का मतलब ये नहीं है कि वो चीन की सरबराही में चलने वाले ग्रुप्स में शामिल नहीं होगा या फिर चीन के दोस्त रूस को सपोर्ट नहीं करेगा। मगर अब ट्रंप का गुस्सा इस बात की निशानदही कर रहा है कि भारत की तरफ से ये बैलेंसिंग एक्ट करने का वक्त खत्म हो चुका है। पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप की भरपूर तारीफ की, मगर भारत ने ट्रंप को इग्नोर कर दिया। ट्रंप के आने के बाद व्हाइट हाउस अकीदत चाहता है, ना कि नाफरमानी। मगर मोदी को एक मुश्किल का सामना है क्योंकि उनके वोटर ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मोदी ट्रंप के सामने उस वक्त सर तस्लीम खम कर दें कि जब ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। ये बात अपने वोटर्स के सामने सेल करना इंतहाई मुश्किल होगा। इस वक्त भारतीय हुकूमत का ये एतमाद कि ट्रंप का दौर उनके लिए एक अच्छा दौर साबित होगा बुरी तरह बिखर चुका है और अब इस ताल्लुक को दोबारा बेहतर होने में वक्त लगेगा। इसी तरह अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में मुजीब मशाल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कई बरसों से भारत को अमेरिका के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर उस ताल्लुक पर तवज्जो देते हुए जो उनका सदर ट्रंप से बना, जिन्हें वो सच्चा दोस्त करार दे चुके हैं। मगर जब
मोदी को इस ताल्लुक पर सबसे ज्यादा इन्हिसार करने की जरूरत पड़ी तो उन्हें उल्टा ट्रंप की तरफ से ऐसे धचकों का सामना करना पड़ा जो उनके मुल्क के अंदर उनकी मजबूत लीडर वाली साख को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय हुक्काम अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जो रिश्ता तारीखी बुलंदी पर था वो इतनी तेजी से बिगड़ कैसे गया। नई दिल्ली में तज्जियाकारों और हुक्काम का कहना है कि नुकसान सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि बहुत गहरा है। इसने उस ताल्लुक को हिलाकर रख दिया है जो दहाइयों की मेहनत से कायम हुआ था, एक ऐसा रिश्ता जो इस हकीकत को तस्लीम करता था कि भारत एक मुश्किल खित्ते में है जहां चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं और भारत को ये आज़ादी हासिल थी कि वो अपनी शराइत पर अमेरिका के करीब होता चला जाए। साथ ही इस दौरान भारत ने चीन के खिलाफ कदरे सख्त मौक़िफ़ भी अपनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अशोक मलिक जो एशिया ग्रुप में इंडिया प्रैक्टिस के सरबराह हैं और मोदी हुकूमत के साबिक मुशीर भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि गुज़िश्ता 20 या 25 सालों में भारतीय खारजा पॉलिसी की एक खुसूसियत ये थी कि हमने अमेरिका के साथ लीडरशिप की सतह पर और सिस्टम की सतह पर एक ऐसा रिश्ता बना लिया था जो हर नशीबो फराज और मुख्तलिफ अदवार में कायम रहा। ताहम यह रिश्ता अब मुतज़ल्ज़ल हो चुका है। हालिया वाक़यात से जाहिर होता है कि दोनों मुमालिक स्ट्रेटेजिक तौर पर एक सफ़े पर नहीं हैं और मौजूदा ताल्लुकात शायद 1990 की दहाई के अवाइल के बाद बदतरीन सतह पर हैं, जो कि एक इंतहाई कशीदा दौर था। आर्टिकल के मुताबिक ट्रंप की पहली मुद्दत सदारत के दौरान मोदी ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ट्रंप के साथ एक स्टेज पर आकर उन्हें व्हाइट हाउस में अपना सच्चा दोस्त कहा था और एक ऐसा खिताब किया था जो तारीफों से भरा हुआ था। मगर जनवरी में ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत से महज चंद दिन पहले अमेरिका ने दर्जनों भारतीय तारिकीन वतन को हथकड़ी लगाकर मुल्क बदर कर दिया। इन मनाजिर ने भारत में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया, खासतौर पर एक ऐसे मोदी के लिए जो अपने इमेज और साख के बारे में बहुत हसास हैं। ये अमेरिका की तरफ से इशारा था कि भारतीय शहरियों को किसी खुसूसी रियायत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद मजीद बिगाड़ उस वक्त हुआ कि जब भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर में 26 अफराद के कत्ल का जिम्मेदार ठहराकर उसके खिलाफ अस्करी कार्रवाई कर दी तो भारत को यकीन था कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। मगर सदर ट्रंप जो माजी में पाकिस्तान को दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने देने पर तनकीद कर चुके हैं, इस बार भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बराबरी का सलूक करते दिखाई दिए। जब दोनों मुमालिक के दरमियान जंगबंदी हुई तो ट्रंप ने बार बार ये दावा किया कि ये मुआहिदा उनके दबाव की वजह से हुआ, जिससे मोदी को मुल्क के अंदर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मोदी जब अपने मुल्क में सियासी नुकसान को काबू करने की कोशिश कर रहे थे तो ट्रंप ने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए पाकिस्तान के ताकतवर फौजी सरबराह को खाने पर मदऊ कर लिया, जो कि सिफारती आदाब से हटकर था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फिर आया टैरिफ का मामला। अगरचे दुनिया के कई मुमालिक को ट्रंप की इस पॉलिसी का सामना करना पड़ा है जिसका मकसद अमरीकी मफादात को फौकियत देना है, मगर भारत अभी तक अमरीका से कोई मुआहिदा नहीं कर सका। भारत की प्रोटेक्शनिस्ट इक्तिसादी पॉलिसियों का टकराव हर अमरीकी हुकूमत से रहा है, मगर भारतीय हुक्काम का कहना है कि ट्रंप दूसरी मुद्दत सदारत में जिस अंदाज से मामला चला रहे हैं वो भारत के लिए खास तौर पर मुश्किल बन चुका है। एक भारतीय एहलकार ने कहा कि ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान सिफारती तसलसल में रुकावट आई है क्योंकि वो तमाम ओहदे जिनका ताल्लुक भारत से है, जैसा कि भारत में अमेरिका के सफीर की तैनाती, ये ओहदे 6 महीने गुजरने के बावजूद खाली पड़े हैं। भारत की अमेरिका को बरामदात तेजी से बढ़ रही हैं और अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बन चुका है। सिर्फ एशिया की तिजारत का तखमीना 130 अरब डॉलर है, जिनमें एप्पल के नए आईफोन समेत दवासाज मसनूआत और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। मगर इन मुज़ाकरात में सबसे बड़ा तनाज़ा ज़राअत का है, जो भारत में हमेशा से एक नाजुक सियासी मसला रहा है। मोदी के लिए तो यह खास तौर पर हसास मामला है। उनकी 10 साला हुकूमत की सबसे बड़ी सियासी शिकस्त वो तवील किसान तहरीक थी जिसने 2021 में दिल्ली को मफलूज कर दिया और मोदी को मजबूर कर दिया कि वो मार्केट इस्लाहात वापस ले लें। भारत की ज़रई मईशत जिस पर 1.4 अरब आबादी का आधा हिस्सा इन्हिसार करता है, शदीद बहरान का शिकार है और बहुत से किसान कर्जों में डूबे हुए हैं। अगर अमरीकी ज़रई मसनूआत के लिए मार्केट खोल दी गई तो मकामी किसानों के लिए मुसाबकत मुश्किल हो जाएगी। मगर भारतीय हुक्काम का कहना है कि उन्होंने कुछ अमरीकी ज़रई मसनूआत के लिए महदूद गुंजाइश जैसे कि बादाम या सेब पर कोटा बढ़ाने पर बातचीत आगे बढ़ाई है ताकि मकामी किसानों के मफादात मुतासिर ना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत को सबसे ज़्यादा हैरत उस वक्त हुई जब सदर ट्रंप ने रूस से तेल और असलाहा खरीदने पर भारत को सजा देने की धमकी दे दी। यूक्रेन पर रूसी हमले के इब्तिदाई महीनों में बाइडेन हुकूमत और यूरोपीय ममालिक की तरफ से भारत पर दबाव था
कि वो मॉस्को से ताल्लुकात महदूद करे, मगर वक्त के साथ साथ ये दबाव कम होता चला गया और मगरबी ममालिक ने महसूस किया कि चीन के खिलाफ भारत को मुमकिन तवाजुन के तौर पर उभारना ज्यादा जरूरी है। आज भारत रोजाना 2 मिलियन बैरल से जायद रूसी तेल खरीद रहा है और चीन के बाद रूसी तेल का दूसरा बड़ा खरीदार है। ट्रंप की यह धमकी कि भारत को इस पर सजा दी जाएगी शायद इस बात की झलक हो कि वो रूस के साथ यूक्रेन जंग खत्म करने में पेशरफ न होने पर मायूस हैं, मगर तज्जियाकार कहते हैं कि गालिबन ये महज एक सौदेबाजी की चाल है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट के इंडिया इनिशिएटिव की डायरेक्टर डॉक्टर अपर्णा पांडे कहती हैं कि भारत को सबसे बड़ा चैलेंज ये दरपेश है कि 35 वर्षों में पहली बार उसे एक ऐसी अमेरिकी हुकूमत का सामना है जो किसी स्ट्रेटेजिक हमदर्दी के जज्बे से नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर अपने मफादात के तहत काम कर रही है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के एक और तज्जिये में लिखा है कि भारत अमेरिका को मनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जिनमें अमेरिका से भारत में दरामदात में इजाफा शामिल है। इस मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक भारतीय हुकूमत का अमेरिकी सदर की तरफ से 25% टैरिफ की धमकी का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। भारतीय हुकूमत में मामलात की खबर रखने वाले ऑफिशियल्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि भारत में ऑफिशियल्स हैरान भी हुए और मायूस भी हुए कि जब ट्रंप ने बुध के दिन टैरिफ का ऐलान कर दिया। भारत सोच रहा है कि अमेरिका से कुदरती गैस की खरीदारी में इजाफा करे और साथ ही कम्युनिकेशन के आलात और सोने की खरीदारी में इजाफा करे। भारतीय ऑफिशियल्स के मुताबिक इन खरीदारियों से भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती खसारा कम हो जाएगा। ताहम भारत का अमेरिका से दिफाई साजो सामान खरीदने का इरादा नहीं है और ये बात गैर वाज़ेह है कि इन इकदाम से सदर ट्रंप का रवैया नर्म होगा या नहीं होगा। भारत का अमेरिका के साथ तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर है, जबकि वियतनाम के साथ अमेरिका का तिजारती खसारा कहीं ज्यादा यानी 121 अरब डॉलर है और ट्रंप ने वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी ट्रेड के एक्सपर्ट अभिजीत दास के मुताबिक तज्जियाकार इस वक्त इस गैर यकीनी का शिकार हैं कि ट्रंप की बात को किस हद तक संजीदा लिया जाए। ये एक मुज़ाकराती चाल भी हो सकती है और ट्रंप ने ऐसा ही यूरोपीय यूनियन के साथ किया था। सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर 30% टैरिफ लगाने की धमकी देकर दबाव डाला और फिर 15% के टैरिफ पर डील कर ली। खबर के मुताबिक भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि वो उसके F-35 स्टेल्थ तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं रखता। जब फरवरी में वज़ीर आज़म मोदी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया तो सदर ट्रंप ने भारत को ये महंगे तैयारे बेचने की ऑफर की, मगर मोदी ने जवाब में एक ऐसी मुश्तरका पार्टनरशिप में दिलचस्पी का इजहार किया जिसमें दिफाई साजो सामान की भारत में मुश्तरका डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जाए। और जहां बैनुल-अक़वामी मीडिया में ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं भारत में एक अलग ही सूरत हाल खड़ी हो गई है। कांग्रेस जो पहले ही सदर ट्रंप के पाक भारत सीज फायर के दावों पर वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी पर कड़ी तनकीद कर रही थी और ट्रंप को बराह रास्त जवाब देने का मुतालबा कर रही थी, वो अब ऑपोजिशन की दीगर जमातों समेत 25% अमरीकी टैरिफ पर बयानियां बना रही है कि वज़ीर आज़म मोदी सदर ट्रंप से दोस्ती का दम भरते रहे, मगर ये दोस्ती भारत के लिए फायदेमंद साबित होने के बजाय नुकसानदेह साबित हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे ताकि भविष्य में एक ऐसी नौबत आए कि पाकिस्तान का तेल भारत खरीदेगा। ये भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक नई गिरावट हम देख रहे हैं। ट्रंप के साथ मोदी जी की जो प्रगाढ़ता और मित्रता है उसका खामियाजा इस देश को बहुत भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने देश के ऊपर 25% टैरिफ ठोक डाला, हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया, हमारी 6 जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं उन पर बैन लगा दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया और भारत के खिलाफ चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान एक दिन हिंदुस्तान को तेल बेचेगा। एप्पल जैसी कंपनी को भारत में प्रोडक्शन करने के खिलाफ धमकाया। आईटी कंपनीज जो अमेरिका की हैं उनको भारत में नौकरियां बनाने के लिए हड़काया। हमारे लोगों को हथकड़ियां पहनाई, उनको बेड़ियों में बांधा और फिर अमेरिका से खदेड़कर मिलिट्री जहाज में वापस भेजा। दुनिया भर के अरे गहरे नत्थु गहरों को दरवाजे तक रिसीव करने आए, हमारे प्रधानमंत्री को लेने नहीं आए और इस बात का दुख है हमें। इसके लिए मोदी जी ने ट्रंप को अपना मित्र, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप घोषित कर दिया था। इस सब के लिए नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार और न जाने क्या क्या नारे लगाए गए थे। अब सवाल है भैया कहां है वो मीगा प्लस मागा तो मेगा बनेगा। अब खबरें आ रही हैं कि हमारी कंपनीज ने तुरंत तत्काल प्रभाव से रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अरे सस्ता तेल ला रहे थे वहां से, उसका फायदा देश वालों को देते। तो कुछ तो कीजिए, हिम्मत जुटाइए। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप मुचुराते घूम रहे हैं। और देशों को भी देख लीजिए, भारत पे 25% टैरिफ, 19% टैरिफ पाकिस्तान पर और देशों पे कम। मैं सीधी सी एक बात कहना चाहता हूं और साफ कहना चाहता हूं, मोदी जी आपकी विदेश नीति ने
और आर्थिक नीति ने हमारे देश को तबाही और बर्बादी के कंगाल पे खड़ा कर दिया। मैं ये आरोप लगाता हूँ, कंगाली पे खड़ा कर दिया। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। सरकार की विदेश नीति कहाँ है? महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की कूटनीति कहाँ है? चाइना, अमेरिका जैसे दो मजबूत दुनिया के देश आज आपके दुश्मन देश के पाले में खड़े हैं। जब पाक भारत कशीदगी में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया तो भारत में बायकॉट तुर्की की मुहिम चल गई थी। अब भारतीय ओपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि तुर्की जैसा मुल्क होता तो बीजेपी के हामी अब तक बायकॉट का ट्रेंड चला चुके होते और उसे दुश्मन मुल्क करार दे चुके होते, मगर यहाँ मामला अमेरिका का है तो मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। जो अंधभक्तों की टोली है बड़ी परेशान है, बड़े पसोपेश में है, मामला फंस गया है। अभी कोई टर्की जैसा देश होता तो कब के बॉयकॉट ट्रेंड चलाए जा रहे होते, अभी तक तो उसको दुश्मन देश घोषित कर चुके होते, वहां जाने वालों की उलाहना कर रहे होते। लेकिन यहाँ तो पेच ही फंस गया, यहाँ तो मामला अमेरिका का निकल गया, तो मुंह से चू नहीं निकल रही है। बॉयकॉट तो बड़े दूर की बात है। जब इनके आका सीज फायर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ट्रेड टैरिफ पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो बेचारे ये क्या करें? ये भी अपने आका की तरह अमेरिका से बहुत डरते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उज़ैर यूनुस साहब। पाकिस्तान ने जो डील की है क्या वो वाकई पाकिस्तान के फ़ायदे में है? क्योंकि जो दीगर ममालिक हैं बांग्लादेश, वियतनाम, उनका रेट तकरीबन वही है, उनका 20% तो हमारा 19%। भारत का मामला क्या हुआ है? वॉशिंगटन में तो बहुत मजबूत लॉबी ख्याल की जाती थी, वो हमें वॉशिंगटन से बताएंगे उज़ैर यूनुस साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब वॉशिंगटन में है, जो भी वॉशिंगटन में होता है वो पॉलिसी सर्कल्स देखने के बाद ये ज़रूर बताता है कि जी भारतीय लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। अगर मोदी और ट्रंप की दोस्ती के अलग चर्चे हों, मगर वैसे भी भारतीय लॉबी वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब ब्लूमबर्ग कोट कर रहा है इंडियन ऑफिशियल्स को नाम जाहिर ना करके कि वहां वो बड़े हैरान हैं कि ये हुआ क्या है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। क्या एग्जैक्टली हुआ है? ज़ाहिर टफ निगोसिएशन जरूर हो रही हैं, मगर एक हैरानी पाई जाती है इंडिया में कि ट्रंप के होते हुए उन्हें लगता था कि वो आसानी से सेल थ्रू कर जाएंगे। ये ट्रंप की ट्वीट्स, वो गुस्सा भी उसमें नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? देखिए शाहजेब, यहाँ वाशिंगटन में जो भारतीय तज्जियाकार भी थे उनमें से कुछ जो हैं वो ये इस चीज़ की वार्निंग काफ़ी हफ्तों से दे रहे थे। और वार्निंग जो है मैं उनसे इत्तेफाक उसी वक्त से कर रहा था कि वार्निंग बिल्कुल जायज़ थी। और वो वार्निंग की वजह ये थी कि सदर ट्रंप की जो अप्रोच है दुनिया के साथ ताल्लुकात रखने की, वो बड़ी मुख्तलिफ है अमरीकी सियासत के अंदर। वो ये बात को नहीं सुनते या मानते कि जी 20 साल बाद जो है इस रिलेशनशिप का रिटर्न हमें मिलेगा या 30 साल बाद हमें कोई स्ट्रेटेजिक रिटर्न मिलेगा। उनका मानना यह है कि आज के दिन दूसरा मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है, मुझे आप ये बताएं। भारत को जो लोग बता रहे थे कि ये सिचुएशन चेंज हो रही है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात को सही तरह रीड नहीं कर पाई और वो समझते रहे कि जो 30 साल की कन्वर्जेंस है भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में, वो फोर्स करेगी डोनाल्ड ट्रंप को कंसेशंस ऑफर करने के लिए और हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ही मिसमैनेजमेंट हुई दिल्ली की तरफ से और एंड में जाके सदर ट्रंप ने कहा कि हम डील नहीं करेंगे। हत्ता कि पिछले हफ्ते के शुरू तक, पीर मंगल के दिन तक जो उम्मीद थी वाशिंगटन में वो ये थी कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन कॉल होगी और उस पर डील हो जाएगी। लेकिन दिल्ली के अंदर एडवाइस दी गई कि आप फ़ोन कॉल ना करें और आगे ना बढ़ें क्योंकि ट्रंप आपसे बहुत ज़्यादा मांग लेंगे और फिर आप मना नहीं कर सकेंगे उस डील कॉन्वर्जेशन के अंदर। और वहाँ से जो है कोलैप्स हो गई पूरी की पूरी डील। इसका मतलब ये नहीं कि डील आने वाले हफ्तों में नहीं होगी, लेकिन धचका जरूर पड़ा है। और मेरे नज़दीक धचका जो है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि दिल्ली के अंदर इस बात की रिकग्निशन नहीं की गई कि ये एक दूसरा वाशिंगटन है। सदर ट्रंप की अप्रोच मुख्तलिफ है और उस अप्रोच के साथ अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने कंसेशंस ऑफर करना होंगी, जो कि भारत करने को राजी नहीं था। साहब, अब हमने देखा यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी मामलात में कंसीड किया, उन्हें डील मिल गई और खुद यूरोपीय यूनियन का जो इत्तेहाद है उसके बहुत सारे ममालिक खुश नहीं है उस डील से। उन्हें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कंसीड कर दिया है जिसके हमारी मईशत पर नुकसानात होंगे। भारत में एक सोच ये भी है कि अमेरिकी सदर ब्लफ कर रहे हैं और इवेंचुअली वो मान जाएंगे। आपको लगता है भारत को कंसीड ही करना पड़ेगा, वरना ट्रंप इससे भी ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं जिस तरह वो कनाडा के साथ कर रहे हैं, ब्राज़ील के साथ कर रहे हैं?
देखिए, शायद वो टैरिफ्स ना लगाएं, लेकिन उनके पास अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं भारत की तरफ खेलने को, जिससे दिल्ली को अटेंशन पे करना चाहिए। H1B वीज़ा का इशू है, इमिग्रेशन का इशू है, फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स का इशू है। इसमें बड़ी जो है वो इश्यूज हैं भारत के लिए, जिससे उन्हें जो है वार्निंग के तौर पे लेना चाहिए। तो ये जो है बड़ा ज़रूरी है दिल्ली के लिए कि कोर्स करेक्शन हो। दूसरा इशू दिल्ली के लिए ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है दिल्ली के पास जिससे वो लेवरेज अपनी एक्सरसाइज कर सके और अमेरिका कहे कि हमें पीछे हटना होगा। फॉर एग्जांपल, जब चीन के साथ ताल्लुकात अमेरिका के ख़राब हुए और टैरिफ लगाया गया, तो चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी। उससे अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री को धचका लगा और फिर उन्होंने अमेरिकी सदर से कहा कि आप बातचीत करके, मुज़ाकरात करके बात को आगे बढ़ाएं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है भारत के पास जो अगर वो रोकेंगे या उस पर टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिका को धचका लगेगा? ऐसी कोई चीज़ मेरे नज़दीक तो कोई नहीं है जहाँ से वो लेवरेज एक्सरसाइज कर सकें। यूरोपियन यूनियन के पास भी लेवरेज की चीज़ें थी, ऑटो इन्वेस्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल्स है, एक्सेट्रा। तो इस वक्त भारत को फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो किस तरह इस बात से आगे बढ़ते हैं। स्टेटस को अप्रोच, जहां वो बिजनेस एज यूजुअल करके आगे बात को बढ़ाना चाहें, मैं नहीं समझता उससे कोई फ़ायदा होगा भारत अमेरिका ताल्लुकात में। जो पाकिस्तान को डील मिली है उस हवाले से बताइएगा। जरा वियतनाम के लिए इनिशियली 46% था, 20% कर दिया। बांग्लादेश के लिए 37% था, 20% कर दिया। श्रीलंका के लिए 44% था, 20% कर दिया। पाकिस्तान के लिए 29% से 19% किया है। तकरीबन इन ममालिक के बराबर ही अब हमारा रेट है। इंडिया से जरूर कम है। इंडिया की फिलहाल निगोसिएशंस थ्रू नहीं हुई हैं। ये कोई अच्छी डील है पाकिस्तान के लिए? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? शाहजेब, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए पाकिस्तान गॉट अ बेटर डील देन मैनी एलाइज। अगर आप देखें तो ताइवान, जिसका एक बड़ा करीबी ताल्लुक है सिर्फ माशी उमूर में नहीं बल्कि दिफाई और स्ट्रेटिजिक उमूर के अंदर, उसे भी 20% मिला है। और जिस पे बड़ी वाशिंगटन में गुफ्तगू हो रही है कि सदर ट्रम्प ने ये चीन को खुश करने के लिए ताइवान को इतना हाई रेट दिया है, क्योंकि ताइवान तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको यूरोपियन यूनियन वाला 15% रेट मिलेगा। तो जो पाकिस्तान को 19% मिला है, आई थिंक ये ट्रंप इंतजामिया की रिकग्निशन है कि पाकिस्तान से वो अच्छे ताल्लुकात इस वक्त हैं उनके, और उसी वजह से 19% पाकिस्तान का टैरिफ जो है वो दिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव जो है सिग्नल है मेरे ख्याल में व्हाइट हाउस की तरफ से। और मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान की मईशत में आप ज़ाहिर लिखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, दो तरीके के फ़ायदे सोचे जा रहे थे कि अगर ज़्यादा फ़र्क आता है उन ममालिक से जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कम्पीट करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, दीगर ममालिक हो, तो एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़ जाएं। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि चीन या दीगर ममालिक पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने को फौकियत दें, जो कि उन्होंने माजी में अगर वियतनाम में लगाई या बांग्लादेश की तरफ रुझान होता है। आपको लगता है इतने कम डिफरेंस के बाद पाकिस्तान को कोई मुआशी फायदा उस तरीके का हो पाएगा? देखिए, नियर टर्म माशी फ़ायदा शायद हो, जिसकी वजह से ऑर्डर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स के अंदर थोड़े बहुत आएँ और उसकी वजह से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन जो सप्लाई चेन्स का टॉपिक है, जहां दूसरी ममालिक से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स किए जाएँ, उसके लिए टैरिफ से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान अपनी माशी पॉलिसीज़ जो हैं उन्हें बेहतरी लाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी का जो कॉस्ट है, जो इंडस्ट्री देती है, वो रीजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई है। अब उसे रिजॉल्व करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उस पॉलिसी को बेहतर करके। तो टैरिफ नियर टर्म में थोड़ा बहुत आपको गुंजाइश आपकी बढ़ा सकते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, लेकिन असल जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का इशू है वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, बिलखुसूस एनर्जी सेक्टर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। और अब ये खबर आ गई कि पाकिस्तान तकरीबन 10 लाख बैरल अमरीकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा और जो कमर्शियली वायबल होगा, ये भी खबर आ गई। दूसरी, जो सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में जो उन्होंने कहा कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स में बकौल उनके, उसमें सरमायाकारी होगी, ये आपको होती नजर आती है फ्यूचर में? देखिए, अमेरिका से अगर तेल ख़रीदा जाएगा तो वो कमर्शियली वायबल होगा तो ज़रूर उसे कंपनीज खरीदेंगी। मेरा उसमें व्यू ये है कि पाकिस्तानी सरकार का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि कौन सी रिफाइनरी कहाँ से तेल ख़रीदे। जहाँ उसको अच्छी क्वालिटी का तेल सस्ते दामों मिले वहाँ से उसे ख़रीदना चाहिए। बिल्कुल सरकार एक इनेबलिंग पॉलिसी कहे और फिर सरमायाकारों को कहे कि वो ख़रीदें। जहाँ तक सरमायाकारी का ताल्लुक़ है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में,
तो देखें काफ़ी टाइम से एक डिस्कशन चल रही थी कि पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान में एक तो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट काफ़ी ख़राब था, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट जहाँ बैनुल-अक़वामी कंपनीज इन्वेस्ट करें उन्हें नहीं लगता था कि इन्वायरमेंट सेफ़ है, और तीसरा इशू ये कि आपके एनर्जी सेक्टर के अंदर ये जो सर्कुलर डेट और अनवायबिलिटी का जो इशू है उसकी वजह से डोमेस्टिक लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। तो अब इन तीन चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतरी आ रही है उससे पोटेंशियल तो एक्सप्लोर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान में बैरिक गोल्ड रिकोडिक के अंदर प्रोग्रेस कर रही है, IFC भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये एक सिग्नल है कि पाकिस्तान इशूज़ रिजॉल्व कर सकता है और बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके काम आगे बढ़ा सकती हैं। अब पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि क्या वो अगले रिफॉर्म्स हैं जो मईशत को जिनकी ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट जो है वायबल की जाए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने में इन्वेस्टमेंट की और 7वें महीने में तेल या गैस निकल आया। ये सालों साल का काम होता है, और क्योंकि अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है सालों साल से, तो अब उसे अंडर इन्वेस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिएगा, लेकिन पॉलिसी सर्टेनिटी आपको देनी पड़ेगी उसके लिए। तो अगेन मुस्बत जो है सिचुएशन है, लेकिन कैपिटलाइज करने के लिए अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़रूरी है कि वो आगे रिफॉर्म्स किस तरह लेके जाते हैं यहाँ से। बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब का तज़किया आपने सुना। प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा पाकिस्तान में सियासी माहौल गर्म हो रहा है। तहरीक इंसाफ अगले हफ्ते से एहतजाज करने जा रही है। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास के बाद उनकी डिमांड सामने आई है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की कॉल दी थी। फिर इसके बाद इमरान खान ने भी जेल से रहनुमाओं को हिदायत की थी कि 5 अगस्त तक एहतजाजी तहरीक को उरूज पर पहुंचाया जाए, मगर आज अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। बल्कि दूसरी तरफ 9 मई के मुकदमात में PTI के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ सजाओं के फैसले तेजी के साथ आ रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यह ऐलान किया था कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आकर एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद कासिम और सुलेमान ने अमेरिका जाकर अहम मुलाकातें भी की। फिर ये खबरें आने लगी कि वो तहरीक को लीड करेंगे, और फिर इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तरदीद कर दी कि उनके बेटे पाकिस्तान आकर तहरीक की क़यादत करेंगे। और आज अलीमा खान ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि कुछ दिन पहले सुलेमान और कासिम ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी थी, और पाकिस्तानी सफ़ीर ने यह बताया है कि वो इस्लामाबाद से वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान के बेटों के पास नाइकॉप है, उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आ रहे हैं, वो आएंगे, वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, उनके पास नाइकॉप है, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, और जो उनको धमकियाँ दी गई हैं उनसे कोई नहीं घबरा रहा। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान के बेटों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया तो 24 घंटे में वीज़ा दे देंगे। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि नाइकॉप है उनके पास, वीज़े की ज़रूरत नहीं है उन्हें। पाकिस्तान अगर इमरान खान के बेटे आते हैं तो बहरहाल एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अगर पूरी PTI कुछ नहीं कर सकी तो उनके ये बच्चे जिन्हें उर्दू भी नहीं आती या पाकिस्तान के रास्ते भी नहीं पता, वो आके क्या करेंगे? हाँ, 100 बिस्मिल्लाह आए, कोई रुकावट नहीं होगी, कानून के दायरे में रहे। उनके पास नाइकॉप है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। नहीं है, वीज़ा चाहिए, 24 घंटे से भी कम अरसे में वीज़ा दिया जाएगा, और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। रुकावट सिर्फ उस वक्त होगी जब कोई गैर कानूनी काम करेगा, उसके लिए कोई वीजे पे आया हो या पाकिस्तानी हो, दोनों के लिए एक जैसा कानून है। वो आएंगे तो उन्हें उनके वालिद साहब से मुलाकात भी करने दी जाएगी, जो उनका हक है। बड़ी देर कर दी है उन्हें आते आते, वो आए, बिल्कुल उनका मिलने का हक है, जरूर मिले। और पुरअमन एहतजाज में अगर वो शामिल होते हैं जिसमें कोई वायलेंस नहीं होता तो वो भी हक इस्तेमाल करने दिया जाएगा उन्हें। बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है। और तलाल चौधरी ने अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आपने कहा था कि इमरान खान के बच्चों के पास नाइकॉप है। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के बच्चों को वीज़ा दरकार है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। इस सारे मामले की सच्चाई क्या है? जबकि दूसरी तरफ 6 अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, जो 2 दिन जारी रहने के बाद ख़त्म हो गई है, जिसके बाद मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम जमातों में मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ पैदा किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसकी बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातों ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी क़ुव्वतों के दरमियान
एक नए मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत है। नए मिसाक के लिए दर्ज झेल नुकात पर एक कौमी डायलॉग के बाद मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए, जिसमें 1973 के आईन और पार्लियामेंट की बालादस्ती शामिल हो, कानून की हुक्मरानी शामिल हो और इम्पोर्टेंटली एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी क़याम किया जाए। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने भी शिरकत की। असद कैसर ने एपीसी से खिताब करते हुए कहा कि हमारा कोई ऑप्शन खत्म नहीं हुआ, हमारे ऑप्शंस हर वक्त खुले हैं, हम ज्यादा जोर से जिद्दोजहद करेंगे। कोई ऑप्शन खत्म नहीं हुआ, हमारे पास हर वक्त ऑप्शन है। हम इंशाल्लाह अवाम के पास भी जाएंगे, अपनी जद्दोजहद भी जारी रखेंगे और ज्यादा जोर से करेंगे। और हमारा मुतालिबा बुनियादी यही होगा कि मुल्क में आईन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहबजादा हामिद रज़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 5 अगस्त के हवाले से लाएअमल तय पा चुका है। तमाम सुदूर और कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने सूबे के हालात के मुताबिक लाएअमल देंगे और वो अपने अपने सूबे के जिम्मेदार होंगे। जबकि सहाफ़ियों से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि फ़िलहाल एक दिन का एहतजाज है, 5 अगस्त को पूरे मुल्क में रैलियां निकलेंगी। 9 मई की हम मजम्मत कर चुके हैं, इसकी आड़ में पूरी पार्टी को सजा न दें। उमर अयूब की चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोई ख्वाहिश नहीं थी, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से मैसेज आया था। पॉलिटिकल पार्टीज में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीजें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा का अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। 9 मई को हम कंडेम कर चुके हैं, 9 मई नहीं होना चाहिए था, 9 मई आइंदा भी ना हो, लेकिन उसके आड़ में एक पार्टी को आप सजा न दे, उसके आड़ में एक पूरे सिस्टम को डिरेल न करे। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर साहब है और रहेंगे। जहाँ तक उनकी मुलाकात की बात है चीफ जस्टिस के साथ, यस उनको फ़ोन आया था, मुलाकात का कहा गया था, उमर साहब यहाँ अवेलेबल नहीं थे, उनकी सवाबदीद है अगर वो मिलना चाहते हैं। लेकिन अभी चूँकि मेरा नहीं ख्याल है कि मुलाकात का क्या पैदा होगा या अंदाज़ा नहीं है क्या होगा। अभी उमर साहब ने कोई पैगाम नहीं भेजा, उमर साहब की कोई ख्वाहिश नहीं थी चीफ जस्टिस साहब से। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से मैसेज आया था, पहले भी चीफ जस्टिस साहिबान ऐसे कर चुके हैं, फ़ौरन सजाएं ना आती, कुछ हो भी जाता। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इमरान खान ने कौम को कहा है कि पुरअमन तरीके से 5 अगस्त को अपने वजूद का इजहार करो, हमारा इंतजार का कोई प्रोग्राम नहीं है, हम फैसला साजों से इंतजार करते हैं। उनको कहते हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखुन लो, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। 5 अगस्त इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को कहा है कि पुरअमन तरीके से आइन और कानून के मुताबिक अपने वजूद का इजहार करो। सिर्फ ये बताओ कि हम मौजूद हैं, हम ख़त्म नहीं हो गए, हमारी आवाज़ मौजूद है, हमारी शिनाख्त मौजूद है, हम खुद मौजूद हैं। तो हमने इसके अलावा कुछ नहीं करना। हमारा कोई तोड़ फोड़ किसी किस्म का कि इंतशार का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई हम पे ये इल्ज़ाम लगाता है तो ये झूठा इल्ज़ाम होगा। ये कब तक इस तरह चलेगा? तो हम इल्तिजा करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखुन लो, हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, हमें अलहदा करके पाकिस्तान की फलाह नहीं हो सकती, क्योंकि हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं। पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को सुनो। मामला कहाँ जा रहा है, अगले हफ्ते क्या होगा? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साथी रज़ाकार सोहेल बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ाई साहब, जाहिर है एक तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद फैसले आना शुरू हो गए हैं 9 मई के मुकदमात में, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत की तरफ जा रही है। मगर अब गौहर खान साहब कह रहे हैं 5 अगस्त को एक दिन का एहतजाज होगा, मगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसका इजलास होता है, उनका एलामिया सामने आता है। पाकिस्तान की तारीख आपने देखी है किस तरीके से अचानक से तहरीकें जन्म लेती हैं और फिर वो हुकूमतों के लिए या रजीम के लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं। वो माहौल आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए, या अभी वो माहौल नहीं दिख रहा है? जी, अभी तो माहौल नहीं दिख रहा, क्योंकि जंग से ताज़ा हम फतेह याब हुए हैं और एक इस वक्त एक फैक्टर जो है फील गुड का वो चल रहा है। लेकिन जो हमेशा पाकिस्तान की तहरीकें देखने का मुख्तलिफ एंगल है मेरे ख़्याल में, जब पाकिस्तान के अंदर मुआशी तंगी हुई है ज़्यादा, तब तहरीकें जो हैं वो ज़ोर से चली हैं। तो अगर तो पाकिस्तान की मईशत ठीक ना हुई तो फिर तो डेफिनेटली कोई ना कोई सियासी वजह ना भी हुई तो मुआशी वजह से भी तहरीकें चल जाती हैं। और आपको वो सिमत नज़र आती है कि कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहा है मामला कि मुआशी मसाइल की वजह से एक सियासी तहरीक जन्म ले ले? जी, इस बजट ने बहुत मायूस किया है। कोई ग्रोथ नहीं है, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है,
कोई मुस्तकबिल की होप नहीं है, जो शरह सूद है उसमें कमी नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं इस बजट के अंदर मासवाए इसके कि जो स्टेबिलिटी है जो इस वक्त कायम है वो तो मौजूद है, लेकिन आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं होप के वो नहीं दिए गए। मगर मौजूदा सूरत हाल में अब ज़ाहिर इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और वो बहुत एक मकबूल लीडर हैं, उनकी जमात को वोट भी मिला, उनके 2 साल जेल में होना, 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल होना, पार्टी आपको लगता है मोबिलाइज कर पाएगी अगस्त के महीने में ही लोगों को, या उसके आसार आपको इस वक्त ग्राउंड पर नहीं नजर आ रहे? देखिए, मैं काफ़ी अरसे से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनकी स्ट्रीट पावर नहीं है, उनकी वोट पावर है। अभी भी वोट पावर बरकरार है, लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है। उसकी वजह वीक ऑर्गेनाइजेशन, वीक कनेक्शन विद द लीडरशिप एंड नंबर 3 दबाव, जो माजी में जिस तरह का दबाव रहा है उसने सप्रेस कर दिया है बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीट पावर है। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं जो मोटिवेट करे। मसलन पंजाब के अंदर एक टोटल कन्फ्यूजन है। आलिया हमजा साहबा पंजाब की इंचार्ज हैं, पहले हमाद अज़हर साहब थे, हमाद अज़हर साहब पता नहीं अब कहाँ हैं। आलिया हमजा साहबा शायद कहीं एक्टिव हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनका ऑर्गेनाइजेशन पर कोई होल्ड है। और जो वफाकी या इनकी मरकज़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आलिया हमजा साहबा से इख्तलाफ चल रहा है। तो जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट करके और उसको ऑर्गेनाइज़ करके किसी भी चीज़ को बनाती हैं, किसी तहरीक को, वो तो है नहीं। तो जब तक वो नहीं हो तो इंडिविजुअल तो आ जाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, कहीं ना कहीं से 2-4, लेकिन जिस तरह से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, वो है नहीं। वो सिर्फ केपी के अंदर हमें नज़र आती है और उसकी वजह भी वहाँ की गवर्नमेंट है और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दी MNAs एंड MPs है, लेकिन बाकी सूबों में हमें ये नज़र नहीं आ रही। मतलब और फिर दूसरी तरफ जो ज़ाहिर है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं और काफ़ी टाइम से अच्छे हैं, वो आपको अच्छे ही नज़र आ रहे हैं, या वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी गुंजाइश है जैसे 2020-21 में जब अपोजिशन को PDM को गुंजाइश नज़र आई तो उन्होंने कार्रवाई डाली और उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई, ऐसी कोई गुंजाइश नज़र आती है? नहीं, ऐसी तो कोई गुंजाइश नहीं है कि कल को कोई हुकूमत तब्दीली की तरफ जाया जाए। एक दूसरे से शिकायत हैं, मसलन जो गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट से भी उन्हें कुछ शिकायत हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी हैं, जो वफाकी हुकूमत है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि उनकी वजह से कोई दरमियान में आके हुकूमतों को ख़त्म कर दे या कोई थ्रेट कर दे या तीसरी ताकत की गुंजाइश फ़िलहाल पैदा हो जाए। जब तक ये सिस्टम उस वक़्त तक कायम रहेगा जब तक कि PTI का थ्रेट मौजूद रहेगा, जब तक इमरान खान के मसले का कोई ऐसा हल नहीं निकलता जिस पे गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए। अभी तक कोई ऐसा हल नहीं निकला, इसलिए ये हुकूमत फ़िलहाल चलती रहेगी। मतलब जो फिर वो जो थ्रेट है और जो थ्रेट का परसेप्शन है उसमें ज़ाहिर एक तरफ अलीमा खान साहिबा कभी बयान देती हैं कि बताएं इस्टेब्लिशमेंट हमसे क्या चाहती है, चाहिए क्या बताइए। आज सलमान कमराजा साहब कहते हैं कि हम फैसला साजों से इल्तिजा करते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखून लो, हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। मगर जब इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल की बात हो या फिर इमरान खान साहब की किसी पेशी में सहाफ़ियों के सामने बात हो तो वो बहुत सख्त मौक़िफ़ देते हैं अस्करी क़यादत के हवाले से। आपको लग रहा है ये स्ट्रैटजी एक ऐसी स्ट्रैटजी है जो काम कर सकती है आगे जाके, क्योंकि माजी करीब में उसने काम नहीं किया? जी, मुझे नहीं लगता कि आप एक तरफ सोशल मीडिया के ज़रिए हमला करें एस्टेब्लिशमेंट पर, आर्मी चीफ पर, प्राइम मिनिस्टर पर, और दूसरी तरफ उसकी वजह यह है कि सब लोग ये समझते हैं कि PTI का हथियार ही सोशल मीडिया है। और तो जब इमरान खान के साथी या इमरान खान का सोशल मीडिया जब दूसरों को टारगेट करता है तो उनको तो कुछ नुकसान नहीं होता, जो बाहर बैठे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो नुकसान तो इमरान खान को होता है और इमरान खान ने इसको रोकना है, जो नहीं वो रोकते। तो उनका ये ख्याल है कि एक तरफ दबाव रखूं और दूसरी तरफ मुसालित हो जाए। इस दफ़ा ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। मतलब तो फिर
अगेन जो तारीख आपने देखी उसको देखते हुए क्या करना चाहिए इमरान खान साहब को इस वक्त कि उनके मामलात बेहतर हों, हुकूमत के मामलात बिगड़ जाएं? बहुत बेहतरीन रास्ता है कि लचक दिखाएं। उनकी पार्लियामेंट के बैठ के अंदर मसलन बजट था, बजट के अंदर बहुत अच्छा मौका था कि तकरीरें होती बजट के बारे में, उसकी गलतियां बताया जाता कि इसके अंदर ना ग्रोथ है, ना इसके अंदर ये है, ना वो है, वो सारा कुछ एक्सप्लॉइट होता। पंजाब गवर्नमेंट की गलतियां बताते, सिंध गवर्नमेंट की गलतियां बताते और एक राय आमा पाकिस्तान के अंदर ऐसी बिल्ड करते कि जिससे मौजूदा हुकूमत की गलतियों का पता चलता और अपनी स्पेस बनाते जाते कि भाई हम पार्लियामान में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं, हम इनसे बेहतर काम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमेशा लचक दिखाई जाती है, वो लचक नहीं दिखाई जा रही और ये समझा जा रहा है कि हमारी गालियाँ या हमारा दबाव हुकूमत की तोपों को ठंडा कर देगा। लेकिन ऐसा जादू में तो हो सकता है, ऐसा तख़य्युल में तो हो सकता है, अमल में जिद्दोजहद से ही ये मुमकिन है। बहुत शुक्रिया बड़ाई साहब का सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। बलूचिस्तान के ज़िला केच में 7 साला बच्चे को दहशतगर्दी में मुआवनत के इल्ज़ाम में मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। 7 साला सुहेब पर सोशल मीडिया पर एक मुतनाज़ तकरीर शेयर करने का इल्ज़ाम है। ये FIR CTD मकरान ने इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुन गुलजार दोस्त के खिलाफ दर्ज की और 7 साला बच्चे को इसमें नामजद करते हुए लिखा कि उसने टिकटॉक पर गुलजार दोस्त की मुतनाज़ तकरीर शेयर की है। बच्चे ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी ली हुई है और गुज़िश्ता रोज़ जमानती मचल के जमा कराने सुहेब और उसके वालिद अदालत भी गए थे, जहाँ बच्चे की अदालत में पेशी की तस्वीर वायरल हो गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर शदीद किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस खबर पर शदीद तशवीश है कि तुर्बत में एक कम उम्र बच्चे को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने एक इंसानी हुकूक के कारकुन की तकरीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन का इस तरह गलत इस्तेमाल न सिर्फ बच्चों के हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी है बल्कि कानूनी तकाज़ों की भी सरासर नफ़ी है। HRCP ने मजीद लिखा है कि हम मुतालबा करते हैं कि बच्चे पर से तमाम इल्ज़ामात फिलफौर वापस लिए जाएँ, FIR का मुकम्मल और गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाए और इस अफसोसनाक इक़दाम में मुलव्विस ज़िम्मेदार अफसरान का एहतसाब किया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।